गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका इसका कुछ बेसिक पार्ट आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। उसका जो एक्सटेंडेड पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और जो अभी आज आपका चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहाँ पे पूरे के पूरे वक्त में आपका जो चार्जेस है वो आपका स्टैटिक रहने वाले हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से भी आप लोग जाना जाएगा। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे कि आपको बोले हैं, आप लोगों को बोले हैं हम कि इस चैप्टर को आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से भी जाना जाता है। व्हाई? बिकॉज in this particular chapter you will be having the charge will not move from one place to another. charge move नहीं करेंगे, तो इसीलिए that's why it is known as electrostatics also. अभी हम लोग पहले क्या देखेंगे? चार्ज। तो चार्ज के बारे में जान लेते हैं। पहले चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज है बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बोला जाता है। That means intrinsic property of a matter। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर की मतलब क्या है ना? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब ये उस पर्टिकुलर मैटर का खुद का प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी हम लोग चाहे तो इसका प्रूव वगैरह नहीं कर सकते। तो ये अपना उस मैटर का अपना जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब अपना प्रॉपर्टी है। और ये क्या है? इससे क्या होता है? पर्टिकुलर वो जो आपका मतलब मैटर होता है, उस मैटर में ये चार्ज होने से एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड और उसकी चारों ओर एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वही है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। इतना याद रखेंगे तो काफी है। उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि जो चार्ज है इसको कैसे नापेंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो चार्ज है इसको हम लोग अगर Q से डिनोट करें तो ये Q इज डिनोटेड बाय N into E। आप लोग ये जानना चाहेंगे कि ये सर N क्या है और E क्या है? E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है उतना। इसके बाद हम लोग जब जाएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, हम लोग बोलेंगे। तो अभी ये पे नहीं, ये इज एनी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर के ऊपर उसके ये n होता है। तो दैट विल बी द टोटल चार्ज। तो और एक क्या है ना, हम लोग जब यहाँ पे चार्ज के बारे में ये करेंगे तो चार्ज हर एक का इसका यूनिट होगा। तो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट क्या होगा चार्ज का ना? चार्ज का यूनिट होगा, अगर एसआई सिस्टम या सीजीएस सिस्टम में अगर ये करेंगे तो उसमें एक है कूलम और ये आपका दूसरा है आपका फैराड। ठीक है, तो ये आपका दो यूनिट हो गया एक से। तो ये होगा, सॉरी, तो ये आपका दो यूनिट है, एक सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। तो ये आपका ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है? नहीं, रिलेशन ये है 1 फैराड और फैराड इक्वल टू 96,500 कूलम। तो ये इन दोनों के बीच रिलेशन है और ये इसका यूनिट है। तो इसका आपका जो ये है वो हम लोग देखेंगे कि इसका डायमेंशन क्या है। डायमेंशन ये है E into T। ठीक है, तो इसके बाद दूसरे करेंगे।
अभी हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज का प्रॉपर्टी, नेचर फर्स्ट, नेचर और टाइप। तो टाइप आप लोग जानते ही हैं, दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, तो उसके बाद हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो चार्ज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ पे ये करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चार्ज का क्या है, ये आपका बोला जाता है कि क्वांटाइज्ड। तो फर्स्ट क्वांटाइज्ड मतलब है आप लोग गिन सकते हो, 1 2 3 4 ऐसा है। तो इसीलिए ये मैक्स प्लैंक का आपका थ्योरी काम में आता है। तो यहाँ पे आपका क्वांटाइज्ड या फिर क्वांटम थ्योरी जो है वो मान के चलता है। दूसरा जो है ये जो न्यूटन्स का जो जितना भी आपका लॉ है, इट ओबेज न्यूटन्स लॉ। जैसे आपका थर्ड लॉ हो गया, जैसे आपका ये हो गया लॉज ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह, जो भी है जितना भी जो भी आपका न्यूटन्स का लॉज जो है वो मान जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह है। तो उसके बाद इसका कुछ और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करते हैं। एक सेकेंड, थर्ड प्रॉपर्टी इसका ये हो गया ना, ये जो चार्ज है ये एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर हो सकता है। मतलब मान लो जैसे बैंक अकाउंट में अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, इसलिए चार्ज ज्यादा, मतलब तो पैसा ज्यादा था तो उस पैसे से वहां पे पैसा ट्रांसफर किया। इसके पास चार्ज है तो यहां से कुछ चार्ज हो वहां पे ट्रांसफर किया, तो ये ट्रांसफर है। और दूसरा चीज है ये जो चार्ज है, ये आपका चार्ज ट्रांसफरेबिलिटी के साथ ये स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन वगैरह नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। 5 नंबर ये जो है कंजर्व मतलब आप लोग जानते हैं कि जैसे मास कंजर्वेशन में हम लोग ये जानते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन में जानते हैं कि ये कभी क्रिएट नहीं किया जाता, कभी इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। टोटल मास या फिर टोटल मोमेंटम या फिर टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे भी टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, कैन नॉट बी क्रिएटेड नेदर बी डिस्ट्रॉयड। तो यही है आपका मेन आपका कुछ ये है आपका चार्ज का कंजर्व और it obeys conservation law, ठीक है। ओके, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट इसको हम मिटा लेते हैं। तो सॉरी, इतना तो हो गया। अभी हम लोग एक और भी एक प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं। ये जो ये है कि सेम पोल और सेम चार्ज attracts no repels each other. Whereas opposite charge
ठीक है, तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ आपको ये बोलता है कूलम्स लॉ ये बोलता है कि मान लो यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज, तो यहां पे Q1 है मान लो, यहां पे Q2। आप लोग इसके जैसा ये ऑलरेडी ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हो। तो हम लोग ग्रेविटेशन में क्या किए थे कि इन दोनों के बीच जो फोर्स था वो ये फेराइजेस, इन दोनों के मास मान लो ये m1 होगा, ये अगर m2 होगा तो मास m1 into m2 by r square, that is डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हम लोग पढ़े थे ऑलरेडी, या आर अगर होगा तो वही चीज हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगाएंगे, जस्ट वही चीज के Q1 Q2 by r square। ठीक है, इसके मतलब ये है कि the force of attraction or reflection, the force acting between two charges is directly proportional to the product of their charges, and the force of attraction between two charges is inversely proportional to the square of their distance। ये दोनों को ही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, सॉरी ये यहाँ पे लिखे हैं। ऑलरेडी आप लोग न्यूटन के लॉ के साथ एकदम एक जैसा ही दिख रहे हैं। तो वही हम बोले थे मास जैसा है तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो इसलिए दोनों का काफी मिलता जुलता दिख रहा है। चलो ठीक है, तो अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटा दे तो एक कांस्टेंट बिठाना पड़ता है Q1 Q2 by r square, ऐसा होता है। अगर मान लो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू क्या है, हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो k है कांस्टेंट, इसका वैल्यू बिठाया जाता है 1 by 4 pi एप्सिलॉन। सर ये एक चीज आप बताने वाले थे, उसके अंदर एक चीज और घुसेड़ दी, ये क्या है ये एप्सिलॉन जीरो? एप्सिलॉन जीरो इज फ्री स्पेस परमिटिविटी। आप लोग जस्ट इतना समझ लो, परमिटिविटी मतलब उसके अंदर घुसने, मतलब अलाउेंस, कोई एक मीडियम के अंदर में कोई एक ये में चार्ज जा रहा है मान लो, तो वो कितना अलाउ करेगा उसको, दैट इज परमिटिविटी। अब फ्री स्पेस हुआ, अगर मीडियम फ्री स्पेस हुआ तो उसको बोला जाता है फ्री स्पेस परमिटिविटी और एप्सिलॉन जीरो। और इसका जो वैल्यू होता है, ये अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है ये k का वैल्यू, तो ये होता है 9 into 10 to the power 9। तो इतना आपका टोटल आपका वैल्यू होता है। तो वही चीज हम लोग ये करेंगे, यहाँ पे बिठाएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग ये लिख सकते हैं 1 by 4 pi एप्सिलॉन 0 into Q1 Q2 by r। दैट विल बी द टोटल। आप लोग कॉपी कर लीजिए उसका। एक चीज आप लोग गौर किए होंगे कि ये जो चीज भूल गए हैं कि मतलब यहाँ पे हम k का यूनिट नहीं लिखे हैं। सर ये k का यूनिट क्या होगा सर, भूल गए, तो हम लोग वही चीज हम लोग यहाँ से करेंगे। ये हम लोग ऑलरेडी 12 में पढ़ चुके थे कि हम लोग को अगर किसी का यूनिट नहीं पता है तो जीरा यूनिट का यूनिट हम लोग उसका एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर बाय q1 इनटू q2। अच्छा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर,
ये जो चार्ज है दोनों चार्ज तो कूलम इनटू कूलम, दैट मींस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर will be the unit, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ E। ठीक है, कॉपी कर लीजिए आप लोग, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक सर, आप यहाँ पे जो है आप बताएं कि ये जो है दो चार्ज है, तो ऐसा भी तो हो सकता है सर वहां पे दो नहीं बहुत सारे चार्जेस हो, हाँ हो सकता है, बहुत होगा भी। तो वहां पे क्या करेंगे सर, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक समीशन लेंगे। तो F इक्वल टू, जैसे ये है, अगर दो 1 और 2 के बीच का लेंगे तो U इंटू आर स्क्वायर, वैसे मान लो 1 और 4 का बीच लेंगे तो K इंटू Q1 इंटू Q4 बाय उन दोनों का, मान लो ये R1 है तो उन दोनों का डिस्टेंस R2 प्लस K इंटू मान लो Q2 के साथ Q4 का डिस्टेंस, मतलब Q4 का कर लेंगे तो इंटू R3 स्क्वायर, प्लस ऐसे करते 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 जितना भी आएगा ऐसे समीशन करते जाएंगे, जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन से हम लोग ऐसे आगे करते हुए जाएंगे। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर रूल है हम लोग ये इसी को बोलते हैं कि इट ओबेज सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन पोजीशन चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, मतलब एक साथ एक जगह में बहुत सारी चीज है। तो ये सुपरपोजिशन चार्ज हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर में इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वेक्टर में इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम लोग करेंगे। आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो वेक्टोरियल, क्योंकि फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए ये जो पार्ट, ये तो हम बोले हैं स्केलर क्वांटिटी है, तो दिस पार्ट मस्ट बी दिस वेक्टर क्वांटिटी। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग पोजीशनल वेक्टर से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। Q1 ये जो है ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब कोई एक एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है जेड एक्सिस, तो ये एक्सिस का ओरिजिन से ये Q1 का डिस्टेंस मान लो R1 है, और यहां से यहां का डिस्टेंस मान लो R2 है। तो हम लोग ये यहां से हम लोग क्या करेंगे, R2 वेक्टर है दैट इज, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्या करेंगे कि ये और ये दोनों का बीच का अगर डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो दैट विल बी द, वही होगा आपका फोर्स का ये होगा, मतलब वेक्टर फॉर्म होगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग वहां पे इसको ऐसे लिखेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ AF इक्वल टू Q1 Q2, ये दोनों तो आपका कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। K भी स्केलर क्वांटिटी होगा, मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसका भी इसके साथ भी उसका कोई संबंध नहीं है। संबंध किस चीज का है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड होगा उस मॉड का क्यूब, दैट विल बी द वेक्टोरियल फॉर्म और वेक्टर फॉर्मेट ऑफ द कूलम्स लॉ। यहां पे आप लिख लीजिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है सर, आप यहाँ पे नीचे क्यूब क्यों लिखे, स्क्वायर था, क्यूब कहां लिखे सर, कुछ नहीं, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी को एक यूनिट वेक्टर और उसका वैल्यू के साथ हम लोग लिख सकते हैं। तो वही हम इसका वैल्यू और इसका एक यूनिट वेक्टर, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो ज्यादा कुछ आपको परेशानी की दिक्कत है नहीं, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए
और इसके बाद साथ हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, इसी के ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। तो पहले कॉपी कर लीजिए, इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन आंसर ज्यादा कुछ ये नहीं। क्वेश्चन आंसर है, मान लो एक जगह में दो चार्ज है, टू चार्जेस आते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 Q2 है, तो ये इसका जो चार्ज है ये डबल कर दिया गया है। इसका जो बीच का डिस्टेंस है ये भी डबल कर दिया गया है। तो उसका जो फोर्स में क्या चेंजेस होगा, व्हाट विल बी द चेंजेस। पॉज करके तो यही हम लोग क्या चेंजेस होगा। तो मान लेते हैं, पहले वाले आंसर कर लेते हैं, एकदम बहुत आसान है। अब लोग इसको पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है। तो पहले हम मान लेते हैं, पहले क्या, तो पहले ऐसा था K इंटू Q1 था, Q2 था, और जो डिस्टेंस R था, मान लो पहले R था फर्स्ट। अभी जो R, अभी क्या हुआ है, मान लो ये R1 डाल देते हैं। अभी क्या हुआ है, डिस्टेंस जो है डबल हो गया, मतलब Q1 ये भी डबल हो गया, 2Q1 हो गया। जो चार्जेस इसका वैल्यू ये 2Q2 हो गया। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये पहले R1 था, तो अब 2R1 हो गया। तो अभी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तो F2 इक्वल टू K इंटू, ये तो कांस्टेंट बदलेगा नहीं, इंटू 2Q1 दैट इज चार्ज ऑफ द फर्स्ट इंटू चार्ज ऑफ द सेकंड डिवाइडेड बाय देयर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मान लो तो ये जो होगा यहां से ऊपर में 4 इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 4R1 स्क्वायर। तो आपका क्या होगा, इंटू 4 कट गया, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। आप लोग देख सकते हो ये और ये दोनों सेम, सो दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों केस में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा आपको कभी ट्रिपल करेगा, कभी डबल करेगा, ऐसे करके चेंज क्या होगा ऐसा पूछ सकता है, तो आप इजीली यहां से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही।